नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना से लड़ाई के लिए एक तरफ सरकार तमाम दावे कर रही है, लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात भी कही जा रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला इलाज के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन कोरोना के खौफ की वजह से कई अस्पतालों ने उसे एडमिट करने से इनकार कर दिया। अस्पतालों की इस लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई। मौत के बाद जिला प्रशासन भी जागा। सीएमओ ने तो यहां तक कहा कि ऐसी नजीर पेश करेंगे कि फिर ऐसी घटना न हो। जिलाधिकारी ने भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित की। बहरहाल कार्रवाई जब होगी तब होगी। यहां सवाल यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जब तेज हो गई तो ऐसे में इतनी घनघोर लापरवाही कैसे की जा सकती है। इन सबके बीच प्रदेश से कुछ अंधविश्वास की भी खबरें सामने आई हैं। झांसी, गाजीपुर, गोरखपुर, यहां कोरोना को देवी मानते हुए उनकी पूजा की गई। एक तरफ पूरी दुनिया दवाई की खोज में जुटी है, तो दूसरी तरफ अंधविश्वास से जुड़ी खबरें और चिंता पैदा कर रही हैं। सवाल कई हैं, लेकिन पहले जरा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की लापरवाही की बानगी आप समझिए। गाजियाबाद के खोड़ा की जिस गर्भवती महिला ने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया, उसके परिजनों ने सिस्टम की पोल खोली है। ये जितने भी जिन्होंने नहीं लिए, इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मेरे साथ जो हुआ वो भगवान ना करे किसी बंदे के साथ हो, है उसको एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो दो। इमरजेंसी में आदमी लेके इसलिए जाता है कि उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है। बाकी जिंदा रहना ना रहना वो एक अलग बात है। आपको लगता है कि यार हाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए तो एटलीस्ट बंदे को ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ दूर से दूर बोल दिया कि कोरोना है, हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, आप इसे ले जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे किसी और बंदे के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करने में। हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आप कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए, तो भरोसा है तो तभी तो लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना दुखी हूँ इस टाइम। मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 7:30-12 बजे तक घूमता रहा लेके, किसी ने ट्रीटमेंट नहीं दिया, दूर से सब भगाते रहे। तो सुना आपने, परिवार वाले दिन भर भटकते रहे, लेकिन सिस्टम के आगे वो लाचार नजर आए। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की मनमानी ने एक बेकसूर महिला की जान ले ली। इस पर सवाल उठने लाजमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार क्या दावे कर रही है, सरकारी तंत्र कैसे काम कर रहा है, और गौतम बुद्ध नगर में जो हुआ उस पर अधिकारी क्या सफाई दे रहे हैं, जरा इसे भी आप सुन लीजिए। हमें पूरे जून के महीने बहुत ही सावधानी से निकालना है, क्योंकि अभी भी प्रवासी कामगारों का दूसरे प्रांतों से आना लगा हुआ है। तो पूरे जून के महीने हमको बहुत ही सावधान रहना है, अपने को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की क्वारंटाइन सेंटर में ना रखते हुए कोविड हॉस्पिटल में रखने का ही निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिए, साफ सफाई के लिए, शुद्ध और सुपाच्य भोजन के लिए आज उन्होंने पुनः निर्देश दिए हैं, और ये कहा है कि आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर और फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया। उसके हस्बैंड से बात की तो उसने बताया कि वो ईएसआई खोड़ा का निवासी है, ईएसआई से यहाँ रेफर किया गया था। मैं इसकी इंक्वायरी करूँगी। हो सकता है यहाँ से जिम्स हमने रेफर कर दिया, और क्योंकि हमारा कोविड क्लीन हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ जिनका कोविड स्कोर ज़्यादा होता है उनको जिम्स रेफर करने का आदेश है कि जिम्स में उसकी मैं बाकी इंक्वायरी करूँ। समस्त हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है कि निजी चिकित्सालयों को भी सम्मिलित करते हुए कि कोई भी अगर इमरजेंसी केस है तत्काल उनको भर्ती करनी चाहिए। वो देश के किसी कोने से भी आए हो तो उनको तत्काल भर्ती करके इलाज करना उनका दायित्व है। इसमें कई प्राइवेट डॉक्टरों में भी वो गए हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े बड़े रिनाउंड अस्पतालों में गए हैं, उन्होंने भर्ती नहीं करा, तो इसीलिए मजिस्ट्रेटी जांच बिठाई गई है। इसमें जो भी दोषी होगा वो निकल के आएगा, सामने कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी। और कुछ सवाल हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि जिस महिला की जान गई है
उसकी मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या यह जांच कमेटी यह तय कर पाएगी? सवाल यह भी है, आखिर किसी की मौत का इंतजार हम क्यों करते हैं? तब जाकर व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त होती हैं कि कोई दरवाजे पर खड़ा रहे इमरजेंसी वार्ड के और कोई अस्पताल उसे भर्ती करने से इनकार कर दे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ लोग आखिर क्यों मनमानी पर उतारू हैं? एक सवाल यह भी है कि कुछ लोगों की मनमानी कुछ लोगों की जान पर भारी आखिर क्यों पड़ रही है? और यह सवाल भी है कि आखिर इस तरह के सिस्टम का इलाज कब होगा, कैसे होगा? सवाल यह भी कि बढ़ते कोरोना केस के बीच ऐसी लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है? क्या यह सरकारी दावे और हकीकत में अंतर नहीं है? एक तरफ अंधविश्वास की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, वो अंधविश्वास आखिर क्यों चल रहा है कोरोना के इस काल में? एक प्रश्न यह भी है। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय कराएं मेहमानों से। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। इस वक्त महंत बालक दास जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं व्यास संघ के। और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, एडिटर IMA के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, प्रश्न आपसे है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि कोरोना के मरीज एक तरफ हैं, उनकी व्यवस्थाओं में आपका अमला लगा हुआ है, इसके लिए आपको बधाई, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उन मरीजों का क्या होगा जो साधारण बीमारियों से लड़ रहे हैं? जब कोरोना नहीं था तब भी आपको याद होगा कि सरकारी अस्पतालों में स्थितियां किस तरह की थीं। अब जो सामान्य मरीज हैं, जैसा यह है 8 महीने की गर्भवती महिला, वो 4, 5, 6 अस्पतालों के दरवाजे खटखटा रहा है और इलाज नहीं मिल रहा है उसको। शर्मा जी, देखिए, ये घटना तो वाकई बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश में या देश में जब कोरोना का संकट शुरू हुआ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल हो चाहे नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है उसको आपको तत्काल एडमिट करना है, उसका इलाज करना है। लेकिन अस्पतालों ने, जहां वो चर्चा में आ रहा है कि 4-5 अस्पतालों में गए, वहां उनको नहीं एडमिट किया और उसके कारण जो है उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई। इसकी जांच तो की ही जा रही है, सरकार के स्पष्ट निर्देश पहले से थे। दूसरा यह है कि कोरोना पीरियड में एक निर्देश ये भी हुआ था कि इमरजेंसी को तो तत्काल भर्ती किया जाए, सामान्य OPD नहीं चलेगी, उसके बजाय टेलीमेडिसिन या घर पे इलाज, ये सारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई थी। आज की इस घटना पर वहाँ के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच बैठाई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये है कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं, चूँकि सिर्फ एक महिला की मृत्यु नहीं है, वो 8 महीने की गर्भवती थी, तो ये वाकई बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मजिस्ट्रेटी जांच इसीलिए की गई है कि उनके खिलाफ जो भी संवैधानिक उनके खिलाफ धाराएं लगाई जा सकती हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा सकती है वह की जाए। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, IMA इस पर क्या कहता है? क्या ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए? एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से मरीजों को ले रहे हैं, ये तो जो शख्स की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये तो कुछ सरकारी अस्पतालों में भी गया और वहां भी आनाकानी कर दी गई। ये परिस्थितियां आखिर क्यों बन रही हैं? और ये वो केस है जिसमें मृत्यु हो गई, जो तड़पते रहते हैं, सामान्य रूप से परेशान हैं, वो मरीज थक हार कर वापस लौट जा रहे हैं घर और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम व्याख्या करने इसकी डिटेल में जाएंगे तो अभी समस्या क्या हो गई है कि सब कुछ हमारा कोविड के आसपास सारी मेडिकल व्यवस्था घूमने लगी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोविड ही एक बीमारी है, बाकी कोई बीमारी या मेडिकल सिचुएशन रही नहीं है। तो ये जो पैनिकी सिचुएशन बन गई है, इसको हमको थोड़ा सा रिवर्स करने की ज़रूरत होगी। अब भाई सारे OPDs ऑलमोस्ट बंद हैं, इमरजेंसी OPD कहा जा रहा है या बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड OPD चलेगी। तो आप ये देखो, आप पूरा सिस्टम समझो जी। जब 80 और 20 का रेशियो माना जाता है कि 80% जो मरीज है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है, 20% सरकारी में जाता है, कि ये आम ये डेटा है, मतलब आम सहमति वाली बात है ये कि इस तरह से होता है। तो जब सारे प्राइवेट सेंटर बंद हो जाएंगे या उनकी OPD बंद हो जाएगी तो ऑलरेडी जो हमारा सरकारी तंत्र था उसको झेलने के काबिल नहीं था, वो उस पर जब एक्सेस लोड पड़ेगा तो समस्या आने वाली है। तो जब हमारी रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, या और एक समस्या क्या है कि मान लीजिए कहीं पर कोई कोविड का मरीज निकल आया,
तो पहले तो ये था कि उस अस्पताल को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। अभी यह है कि हॉस्पिटल 1 से 2 दिन के बाद सैनिटाइज करके खोला जाएगा, पर वो डॉक्टर और वो स्टाफ 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में गया। ठीक है, तो अब समस्या क्या आ रही है कि जो मेडिकल सेक्टर ऑलरेडी ओवरबर्डन था बिकॉज ऑफ कोविड, जो हमारी जो कमियां थी वो और एक्सपोज होती जा रही हैं कि 15 दिन अगर आप हॉस्पिटल और वो पूरे स्टाफ को बैठा दीजिए तो वो हॉस्पिटल तो प्रैक्टिकली बंद हो गया ना। हॉस्पिटल तो अब 15 दिन बाद ही चालू होगा। फिर उसके बाद जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ये करी जाएगी, तो एक्चुअली ये अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा। जब आप बहुत सख्त सजा देंगे तो जो अस्पताल खुलने लायक है, एक्चुअली अस्पताल मालिक भी डर के मारे अस्पताल ही नहीं खोल रहे हैं कि भैया इस पे कार्रवाई कुछ हो जाए, उससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे। तो ये भी एक डॉक्टर कम्युनिटी में भी एक तरह का डर बैठ गया है कि मान लीजिए कुछ 19-20 हो जाता है तो सीधे हमारे ऊपर एक सख्त कार्रवाई होने वाली है। तो मेरे ख्याल से इसमें सारे लोग को मिलना होगा, सरकार और डॉक्टर्स, मेडिकल सिस्टम है, लेकिन आप इसमें सामंजस्य लाने की जरूरत है। आप ये बताइए कि वो इमरजेंसी वाला मरीज कहाँ जाए जो दर्द से तड़प रहा है, 8 महीने गर्भवती महिला बीमार है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से उसे रेफर किया गया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, वो उसमें पहले भर्ती थी, वहाँ इलाज चल रहा था, वो क्यों हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाए मरीज जो इमरजेंसी का। बहुत दुखद समस्या है और बहुत विकट समस्या है कि वो कहाँ जाए, इसका कोई सटीक जवाब ही नहीं मिलता है। बिकॉज मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बंद है, कुछ हॉस्पिटल्स खुले हैं, और जैसे भी जो भी कोई इंटरवेंशन करने से पहले आपको कोविड टेस्ट कराना, प्रूफ करना है कि इसको, उसके बाद कोई चीज को लेंगे जी। इमरजेंसी में किसी भी मरीज का इमरजेंसी का इलाज डिले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो ये खराब समस्या है, खराब सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन का आउटपुट क्या है ये निकाला जाए। अगर आप किसी को सजा दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ऑलरेडी ये सिचुएशन और खराब होने वाली है। तो इसका जो सीधा सीधा उपाय ये है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज किए जाएं। अब वो इस समय कर नहीं सकते हैं जी। जो हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। अभी हमको अक्यूट शॉर्ट टर्म मेजर में ये होना चाहिए, वो तुरंत हो नहीं सकता है। इलाज करने में थोड़ी सी अनुराग भदौरिया जी ये प्रश्न है इलाज करने में कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं और इनका समाधान क्या है, क्योंकि जो इमरजेंसी के मरीज हैं वो तो कोविड से पहले भी बहुत संख्या में हम देखते थे इमरजेंसी वार्ड्स के बाहर लगी हुई भीड़, उनके तीमारदारों का गमज़दा चेहरा, ये सब आपने देखा है, आप जमीन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। देखिए, मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ और कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है और मानवता शर्मसार हुई है इस घटना से। देखिए, सरकार की प्लानिंग में गड़बड़ी है। सरकार को क्या करना चाहिए था, ये कोई पहली घटना नहीं है। आगरा में भी इसी तरह घटना हुई थी कि एक व्यक्ति का हार्ट अटैक हुआ, रात भर घूमता रहा, किसी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं किया, लास्ट में उसकी सुबह मौत हो गई। मेरठ में भी एक बच्चे के साथ ऐसे हुआ कि वो फोन करते रह गए, लेकिन वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। लास्ट में उस बच्चे की जब तक एम्बुलेंस पहुंचा इतनी देर हो चुकी थी कि बच्चे की मौत एम्बुलेंस में चढ़ाते ही हो गई। फिर आपने ये नोएडा की घटना देखी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कहानी कही जाती है ना कि इसकी इंक्वायरी की जा रही है, कड़ी सजा दी जाएगी, कड़ी सजा की तो दी जाएगी, तो देनी भी चाहिए, इसमें हत्या की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन वो आपको ही पता है ये सब बातें होती हैं और खत्म हो जाती हैं। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम में खामियां हैं। इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो सचिवालय में बैठे लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो प्लानिंग बना रहे हैं, जिसका विजन जो होता है, विजन कमजोर है। क्यों कि कोविड से कौन लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की कोविड से डेथ हो रही है, 1% 2%, कौन लोग ज्यादा जिनकी डेथ होती है जो पहले से ही बीमार है किसी न किसी वजह से, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या और कोई बीमारी है। अगर उसको कोविड होता है तो वो ज्यादा खतरे में है, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो हेल्दी व्यक्ति है उसको कोविड होता है तो फिर भी बच सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जनरल ओपीडी थी, जनरल ओपीडी को आपको खोल के रखना चाहिए था। आपको प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल हैं या जो आपके वहां पे नर्सिंग होम थे, उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि आपको अपने हॉस्पिटल खोल के रखना है। जो जनरल मरीज है, जिसको पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उनका इलाज करो, क्योंकि गंभीर बीमारी का इलाज नहीं होगा। अगर उसको कोरोना हो जाएगा तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 99% बढ़ जाते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि कोविड भी एक तरह से ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, वो 28 दिन तक क्वारंटाइन में रहेगा, ज्यादा
ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो बच के आ जाता है, बस वो 28 दिन तक अपने आप को सेफ रखता है क्योंकि वो हेल्दी होता है, लड़के आ जाता है। लेकिन जो बीमार व्यक्ति है उसको अगर हो जाएगा तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो आपको पहले से जनरल ओपीडी में उन व्यक्तियों का इलाज तो ज्यादा करना चाहिए था क्योंकि वहां खतरा ज्यादा था। भाई आप फ्लाइट में लोगों को ले रहे हो, किस तरह से फ्लाइट में ले रहे हो? आप एक मशीन लगाते हो, आंख का टेम्परेचर लेते हो, हाथ में उसका सैनिटाइज करते हो, बोलते हैं आप फ्लाइट के अंदर घुस जाओ। इसी तरह से आप मॉल के अंदर भी यही होगा, सैनिटाइज करोगे, आपका आंख का टेम्परेचर लेंगे, बोले अंदर घुस जाओ। तो इसी तरह से आप जनरल ओपीडी में भी कर सकते थे, जो व्यक्ति दिखाने आता उसका भी आप यही करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते, जनरल व्यक्ति अपना ओपीडी में दिखा देता, तो कम से कम वो अपनी बीमारी से बचता। तो इसलिए कोरोना से कम मौत हो रही है, बीमारी से ज्यादा मौत हो जा रही है। इसलिए कि जो जनरल बीमारियां उससे लगातार मौतें बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, वो 1-8 लाख का बिल बना देते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को एक वो नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल 5,000 से ज्यादा बिल नहीं बना सकता, एक दिन में 5,000 से ज्यादा बिल नहीं बना, एक कैपिंग कर देनी चाहिए। तो ये जो लूट मार जो मची हुई है ना, ये लूट मार बंद होगी। लेकिन सरकार के पास सोच ही नहीं है, समझ नहीं है, सरकार को तो राजनीति करना है ना। अगर इतनी बड़ी गलती हो जाती है फिर कहते हैं इंक्वायरी होगी, संख्या में वो खुल नहीं रहे हैं। सजा किसको मिलेगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कि मुझसे गलती हो रही है, योगी सरकार जिम्मेदारी है और बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। गलती हो रही है, मेरे जो ऑफिसर इंसफिशिएंट है, हमारी एक्टिविटी गलत है, इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होनी चाहिए। ठीक, मैं सवाल पूछता हूं लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप माथुर जी हैं। प्रदीप माथुर जी, एक समस्या यह है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अभी खुल नहीं रहे हैं, जो खुल रहे हैं उस पर अनुराग जी बता रहे हैं कि उनके चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं है, अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी के मरीज हैं वो आखिर क्या करें? उनके सामने संकट बड़ा है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोविड-19 के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और जो और बीमारियां हैं जैसे किडनी की डायलिसिस होता है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड मामला है, ट्यूबरक्लोसिस है, हार्ट से रिलेटेड मामला है और तमाम ऐसी बीमारी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड मामला है, टेस्टिकल से रिलेटेड मामला है, इन सब का कोई प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। सरकार सिर्फ फोकस कर रही है तो कोविड-19 पे कर रही है। अभी भदौरिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मौतें जो हो रही हैं वो अन्य बीमारियों से ज्यादा हो रही है बनिस्बत कोविड-19 के। अभी आपने गर्भवती महिला की बात बताई, ऐसी घटनाक्रम रोज होती है, रोज, और दर दर भटकती हैं महिलाएं प्रसव कराने के लिए और उसके लिए हमें फोन करने पड़ते हैं। हमने कई जगह फोन किया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, लेडी डॉक्टर मना कर रही है, बोले पहले इनका कोरोना टेस्ट कराइए। प्रसव इंतजार थोड़ी करेगा, बच्चा आने वाला तो आएगा, कोरोना का टेस्ट कराइए। कोरोना का टेस्ट आप करते नहीं है। पूरे आपके 24 करोड़ की जनता में कुल 1,40,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं और हालात जो है बद से बदतर हैं और आम आदमी को तो आपने ठिकाने लगा दिया है। चार्जेस कितने ज्यादा लिए जा रहे हैं, लूटपाट बची पड़ी है। हर बड़े जनपद में कुल 8-10 हॉस्पिटल आपने आइडेंटिफाई किए, बाकी सारे डॉक्टर्स को बंद कर दिया है और एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है कोरोना का, और सरकार अपना पल्ला झाड़ के बैठ गई है, जनता को भगवान के हवाले कर दिया है। अब मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ प्रदेशों के हवाले कर दिया है, अपने ऊपर से हटा के प्रदेशों के ऊपर सब कुछ डाल दिया है। ये विचारणीय प्रश्न है, आम जनता की जान से सरकार क्यों खेल रही है? क्यों नहीं सामान्य स्वास्थ्य विभाग, अभी सामान्य स्वास्थ्य की स्थितियां ये जाहिर है कि प्रदेश के अंदर ही हल होनी चाहिए, मर गया ये प्रदेश के अंदर ही हल होनी चाहिए और राज्य सरकारें इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो सामान्य दिक्कतें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं उनका हल निकाल सकें, बशर्ते वो कोरोना जैसी महामारी ना हो। अब मैं इसके साथ एक और समस्या है, उसके लिए महंत बालक दास जी को हमने आमंत्रित किया है। बालक दास जी, ये प्रश्न है कि बहुत सारी जगहों पर कोरोना को माई मान लिया गया है। कोरोना बीमारी को लोग कुछ ऐसे हैं जो पूजा कर रहे हैं उसकी, और ये क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना इससे चला जाएगा, कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा। ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, ये एक तरह से इसको मैं ये कह लूं कि अंधविश्वास, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं से कोई बहुत अपना चालाकी बुद्धि इसमें लगा रहा है,
जो कि आम भोली भाली पब्लिक को, जिसको एक तरह से आस्था कह लीजिए, उसको चाहे अंधी आस्था कह लीजिए, भोली भाली पब्लिक को लगता है कोई ना कोई भड़काने का काम कर रहा है और उनको इस प्रकार से उधर ले जाने का कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस पर विशेष रूप से सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और लोकल जो वहां का प्रशासन है उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति पर अगर हम ये महामारी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देंगे और ये उसको देवी बना करके पूजना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक अंधभक्ति ही कही जाएगी और इससे रोग बढ़ सकता है, फैल सकता है, क्योंकि ये एक इसकी दवाई से ही जा सकता है। वो विषय अलग है कि हमारा आस्था, हम किसी पर परमात्मा से भी आराधना कर सकते हैं, भगवान से आराधना कर सकते हैं कि परमात्मा इस महामारी से हमको रक्षा करे, बचाए, वो विषय अलग है। लेकिन हम उस महामारी को ही भगवान बना लें, उस महामारी को ही देवी बना के पूजने लगे, तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से कोई साजिश हो रही है और ये पूरी तरह से इसको पौड़ाने का काम किया जा रहा है, इस महामारी को फैलाने का काम किया जा रहा है। इससे महामारी और फैलेगी, इससे रोग और फैलेगा। इस पर तत्काल प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, वहां के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं को अंजाम ना होने दें। बिल्कुल। और ये सिर्फ अंधविश्वास है। प्रार्थनाएं आपकी जायज हैं, आप घर पे बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके घर में भी छोटा मंदिर होगा, वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी दूसरे धर्म के हैं तो दूसरे तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अंधविश्वास को ना बढ़ावा दें, ये हम भी आपसे अपील करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चर्चा ये बहुत गंभीर है कि सिस्टम की इस चूक का, कमी का आखिर खामियाजा आम लोग क्यों भुगते हैं। ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे लोग जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए क्या समाधान सरकार निकालने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। बड़े डॉक्टर्स को बुला के इस प्रकार के आयोजन कराए जिसमें बड़े डॉक्टर्स जो है मरीजों को टेलीफोन पर सलाह दें, निजी अस्पताल में काम करें। ये जो घटना हुई है राममोहन जी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो निजी अस्पतालों के मालिक हैं, ये आज की बात नहीं है, आप पहले भी देखिए, बहुत सारे, आपने भी कहा, बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई कि निजी अस्पतालों के मालिकानों ने अपने व्यावसायिक हितों के वजह से कहीं ना कहीं जो सेवा भाव का धर्म लेके वो अस्पताल खोले हैं, उसका पालन उन्होंने नहीं किया। और मुझको लगता है कि इस घटना में भी सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कहीं ना कहीं जो डॉक्टर प्रदीप माथुर जी के पास चलता हूं, फिर अनुराग जी आपके पास आता हूं। जो इसमें एक प्रश्न ये है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं, अलीम जी आपके पास आ रहा हूं, आपको भी पूरा वक्त दूंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप माथुर जी, इसमें ये जो बड़ा प्रश्न है, आपको बता रहे हैं कि वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, इससे मेरा ख्याल है कि प्रदीप जी असर में नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज जरा मुझे बताइए कि वो मरीज जिन्हें पीठ में दर्द है, जिन्हें हल्का सर्दी जुकाम है, वो तो टेलीमेडिसिन से लाभ ले लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुद ही नहीं जाना चाहते अस्पताल में। लेकिन जिनका सीरियस मैटर है, जिनकी 8 महीने की प्रेगनेंसी है, वो मरीज कहाँ जाए? देखिए, बड़ा मुश्किल हो गया है ये सब देखना, और आम जनता जो है, जो मरीज सीरियस हैं, उनको यदि अटेंड नहीं किया जाता तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए इस विषय के ऊपर। एक सेंटर बनाना चाहिए सारे पेशेंट, इसमें इनको एक सेंटर बनाना चाहिए जिसमें कि सारे पेशेंट्स जो हैं आके दिखा सके और उनका सैनिटाइज करके, उनको उनके टेम्परेचर को टेस्ट करके ले जाना चाहिए। जिस तरह हम लोग आजकल ऑफिसर से मिलते हैं, तो आज हम एसएसपी से मिले तो उनके ऑफिस के बाहर एक टब रखा हुआ था जिसमें सैनिटाइजर था, उसमें से जूते से लेके निकले, फिर हम एक उससे निकले फव्वारे से सैनिटाइज होकर उनके ऑफिस में पहुंचे। फिर उन्होंने अपने टेबल के सामने 5 कुर्सी रख रखी थी और वो थी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए, सबने मास्क पहन रखे थे। तो इस तरह डॉक्टर्स भी देख सकते हैं, कर सकते हैं और उनसे बात करके उनको दवा दे सकते हैं। यदि आपने ओपीडी इस तरह बंद कर दी तो आप समझ लीजिए कोविड-19 तो पीछे रह जाएगा, मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें सरकार को गंभीर और चिंतन की जरूरत है, ढंग की प्लानिंग की जरूरत है, और कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनको, अभी भदौरिया जी ने एक बात सही कही, एक इलाज के लिए रेस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए। आजकल यदि हड्डी का ऑपरेशन आप कराते हैं किसी अस्पताल में तो 40,000 रुपए लेते हैं। अब अभी हाल में एक किस्सा हुआ वृंदावन में, एक गरीब आदमी की पैर की हड्डी टूट गई, वो छोटा सा दुकानदार था, हमें जाके मदद करनी पड़ी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मान के नहीं दिया, बोले साहब 40,000 रुपए से कम हम हड्डी जोड़ने के नहीं लेंगे। अब आप बताइए, लूट मची हुई है, वो चाय वाला 40,000 रुपए कहाँ से दे देगा? हड्डी जोड़नी कंपलसरी है,
जिला अस्पताल मना कर रहा है कि हम हड्डी नहीं तोड़ेंगे और टीबी की दवा नहीं देंगे, टाइफाइड की दवा नहीं देंगे, तो वो 130 करोड़ की जनता देश की और 24 करोड़ की जनता जो कि महंगे इलाजों को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो कहाँ जाए? ये बताइए, किस दिल्ली पे जाए? प्रसव की बात इतनी गंभीर है तो महिलाओं को रोज ही प्रेग्नेंट वीमेंस को जाना पड़ता है। इनके लिए खुला होना चाहिए इनको, और सारी इनके लिए भी स्पेशल हॉस्पिटल इनको बनाने चाहिए, सज्जित करने चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। मैं अनुराग भदौरिया, छोटे-छोटे हॉस्पिटल ठीक, अनुराग भदौरिया जी भी अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, उनके पास जाता हूं, फिर इस पे मैं सभी मेहमानों के पास चलूंगा। अलीम जी के पास भी, बालक दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले अनुराग भदौरिया जी, आप बोलिए। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर ले रहा है, तो यही तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार क्यों होती है? सरकार की कलेक्टर क्यों होते हैं वहाँ पे? डीएम क्यों बनाए गए हैं? प्रमुख सचिव क्यों हैं? हेल्थ सचिव क्यों हैं? भाई ये आपकी हायरार्की इसलिए है ना कि कोई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ के लोग हैं या हॉस्पिटल मनमानी ना कर पाए। सरकार का और काम क्या है कि लोग मनमानी करते रहे, सरकार देखती रहे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोई मनमानी ना कर पाए, कोई किसी को परेशान ना कर पाए। एक दूसरी बात, जिस तरह से प्रदीप माथुर जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। मोदी जी ने वहां से, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया भैया अब स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट ने मुझे लगता है आप कह दिया देखो भगवान की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, राम भरोसे है भैया, अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा सिस्टम फेल हो चुका है, हमारे पास कोई विजन है नहीं। सेल्स स्कूटर बेचने वाली कंपनी को ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका दे दिया था, उसका परिणाम क्या है? बच जाओगे तो आपकी जय जय, नहीं बचोगे तो भैया नमस्कार। अगर ये आपने तरीका अपना लिया तो अच्छी बात है भैया, तो जनता को बता दो कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक रूपरेखा तय करना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने रूपरेखा तय किया नहीं दे रहे हैं, हमने रूपरेखा तय किया है, और इतने दिन में ये पहली घटना है, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप जनरल ओपीडी अगर तैयार नहीं करेंगे तो आप बताइए कि बीमार वाले लोग कहां जाएंगे जो जनरल बीमार हैं? मैंने पहले भी आपको बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा उनको है जो ऑलरेडी बीमार है। कोरोना वायरस से उनको ज्यादा खतरा नहीं जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो आपने कोरोना वायरस का हुआ क्यों बनाया हुआ है? भाई शायद आपको जानकारी नहीं है, ऐसा करता है किसी का कोरोना बताया था, तो आप उसको क्रिमिनल की तरह क्यों देखते हैं? शुरू ना, चाहे पीजीआई हो चाहे केजीएमसी हो, जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर घटना हो गई हो, कितना बड़ा क्राइम कर दिया। आजकल आधुनिक संचार क्रांति है, करना पड़ेगा। आपके नेता भी बैठ कर दिन भर ट्विटर आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार ने आपको मेडिसिन दी जाएगी, आपको व्यवस्था की है, ताकि जो बड़े डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज, मरीज ओपीडी में एनरोलमेंट कराते हैं, डॉक्टर कौन का इलाज करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको क्या दवाई लेनी है, क्या लेना है। और रही बात इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी की सारी सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी निर्देश दे चुके हैं। जो अस्पताल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, अब सवाल कार्रवाई करेंगे। ठीक है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, अनुराग जी, पता चला वैसे हम बीमार नहीं है और क्वारंटाइन सेंटर हो जाके हम इतनी दुर्व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। अनुराग जी, एक सेकंड, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे। सरकार जिम्मेदारी ले, ठीक, अनुराग जी आपकी बात आ गई है, कि मेरी गलती की वजह से डॉक्टर सिद्दीकी की बात भी सुनना जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जी बोलिए। बिल्कुल देखिए, कुछ मुझे 2 मिनट का केवल टाइम दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम टच करना चाहते हैं। टेलीमेडिसिन की बात हुई तो जो आईएमए है उसकी फ्री टेलीमेडिसिन सारे ही स्पेशलिस्ट की लेके हम लोगों ने शुरू की है, जो आज तक चल रही है जी। फ्री सेवा दी जा रही है, इसमें डॉक्टर्स के लिए टाइम अपॉइंट हो जाता है, वो करें। तो ये एक आईएमए अपना प्रयास कर रही है कि करें। टेलीमेडिसिन की लिमिटेशंस हैं, सारे मरीज हैंडल नहीं किए जा सकते हैं, कुछ माइल्ड टू मॉडरेट टाइप की चीज़ किए जा सकते हैं जिनका पहले से कुछ इलाज चल रहा हो। तो एक तो ये बात। दूसरा अलग पहलू, व्यापार मंडल को ये कहा गया कि आप लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं, एक दिन दाहिने की एक दिन बाएं की, और व्यापार मंडल और नगर निगम मिलके सैनिटाइज करके आपको वो जगह देगा जी, ठीक है। मेडिकल सेक्टर को ये कहा गया कि आपको सरकार, आपको नगर निगम कुछ नहीं देगा, आपको बायोमेडिकल वेस्ट इंस्टॉल करना चाहिए, आपको पूरा डिक्लेरेशन में सारी चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करिए, सारी चीज़ आपको अपने से मैनेज करनी है। कहीं पर कुछ निकल अगर आ रहा है तो ऐसे बहुतेरे केस आपने देखे होंगे कि जहां पर एफआईआर तक हो गई लोगों पे, और फिर बाद में उसको मामले को फिर बाद में सॉर्ट आउट हुआ।
तो अगर आप जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, जैसे आप ये कह दीजिए कि लूटमार मची हुई है, ये एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। अगर लूटमार मची हुई है तो कृपया उसको बंद करा दिया जाए। लूटमार मची है, मनमानी मची है, ऐसे बहुत सारी मची, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, हर चीज को आप सजा के तौर पे देंगे, तो जो लोग थोड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं कि खोल पाएं, वो भी अपना क्लिनिक बंद करके ही बैठेंगे। आज की स्थिति में अगर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रहा है तो उसके ऊपर तो एक तो ये डर सवार है अपनी जान का कि अगर मुझे कुछ हो गया, मान लीजिए कुछ बुरी घटना हो जाती है, तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? 15 दिन के लिए तो क्वारंटाइन होना ही होना है। तो ये स्टेट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होना होगा कि जैसे व्यापार मंडल को दी गई, अब कोई मरीज परचून की दुकान पे भीड़ लगा के खड़ा है, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, वहां की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर वही कुछ मीडिया में आ जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगी है, तो अभी इलाहाबाद में ही आया है कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये ट्रस्ट की भावना जब बतानी होगी कि कम से कम हमें ओपीडी खोलने के लिए इजाजत दी जाए। उसमें जो एक्शन, जो प्यूनिटिव एक्शन, जो सजा की बात हो रही है, जो बार बार कड़ी कार्रवाई, जितनी कड़ी कार्रवाई करेंगे उतना हम भी तो डर के बैठ जाएंगे। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो कानून से डरते हैं। बताइए डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, कानून का इस तरीके का व्यवहार होगा, किसी की मृत्यु पर भी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? जी, आपकी सारी बातें सुनने लायक हैं, मानने लायक तो कह रहा हूं, मृत्यु होना, लेकिन किसी की जान चली जाए तो भी सख्त कार्रवाई ना हो। मेडिकल सिस्टम के होते हुए नहीं, बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ये जो हर डिबेट में सुनता आया हूं कि डॉक्टर लूटमार कर रहे हैं, डॉक्टर ने ये किया और सख्त कार्रवाई की नहीं चाहिए। तो जब जो ये संकल्प लेते हैं जो स्ट्रक्चर दूसरों की सेवा करना हमारा धर्म है, तो क्या 8 महीने की गर्भवती महिला की सेवा करना इनका धर्म नहीं था? 4-4, 5-5 अस्पताल आखिर क्यों इसका इलाज नहीं किए? ये एक गंभीर विषय है और ये इस पर अगर इस प्रकार की लापरवाही कोई करता है, जो सेवा व्रत लिया हो, जो मरीजों की सेवा करने का व्रत लेके सरकारों से निजी अस्पताल बनाने के लिए जमीन लेते हैं, बनाते हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। जिस टर्म्स कंडीशन पर उनको जमीन मिलती है, सरकार सुविधाएं देती है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कार्रवाई, जो लोग अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, हम तो प्रोत्साहन देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि शर्मा जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, उसमें 5 लाख की लिमिट को के अंदर कैसे चीजों को हम अकोमोडेट करें, कैसे बहुत सारे जो कोरोना जो नई चीजें आई हैं, जैसे सबको कैसे हम उसमें शामिल करें, और निजी अस्पतालों में जो कोविड का इलाज हो रहा है, नहीं, लेकिन खर्चे को अनुराग भदौरिया जी, बीमा कार्ड के कहा तो हम करें। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, एक बात आप सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, जिसकी बहन गई उससे पूछो, जिसकी मां गई उससे पूछो, जिसकी पत्नी गई उससे पूछो। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन एक व्यवहारिक प्रश्न आप ये बताइए मुझे। बर्बाद हो गया और एक सेकंड, कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई वाला रटा शब्द क्यों? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप जो व्यवहारिक प्रश्न उठा रहे हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, वो सही है कि नहीं? अभी भी कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो नहीं खोल रहे हैं अपने हॉस्पिटल को? लेकिन व्यवहारिकता में तो यही है ना कि आप 2 हॉस्पिटल पे कार्रवाई कीजिए, 20 अपना शटर डाउन कर देंगे। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की प्लानिंग होती है, सरकार के प्लान का एक एक्शन होता है। सरकार को भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आप हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इसके मतलब सरकार फेल है, सरकार के जो प्लानिंग करने वाले फेल है, सरकार का जो मशीनरी सिस्टम वो फेल है, जो विश्वास ही नहीं जीत पा रहे हैं डॉक्टर का, या हॉस्पिटल का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, या नर्सिंग होम जो आपके यहाँ खुले उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, या नर्सिंग होम के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, इसके मतलब सरकार काम ही नहीं कर रही है। सरकार यहाँ पे सिर्फ कागजी नवीन श्रीवास्तव, 11 टीम क्या व्यवहार क्या उसका पैसा उठा सकते हैं, 11 टीम और इस प्रकार का जो व्यवहार करेगा, जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, वो एक जरूरतमंद के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, सरकार को क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? डॉक्टर सिद्दीकी साहब को इस बात का बहुत अफसोस है कि सरकार धमकी दे रही है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप मानवता का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार को कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बता दीजिए। आप सरकार से सुविधा लेंगे, निजी अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों की जमीन के भाव लेंगे, आप ये कहते हैं कि सेवा भाव करेंगे, और उसके बाद जब सेवा का समय आएगा तो आप मरीजों को देखेंगे नहीं, इसके कारण इस प्रकार की दुखद घटना होगी, मृत्यु होगी। अगर आप आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब मैं दो लोगों के पास चलता हूँ। एक सेकंड, अनुराग जी और नवीन जी, ठीक है, विश्वास जगाना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए, और
जब सिर के ऊपर पानी निकल जाए तो फिर कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। महंत बालक दास जी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, फिर मैं लौट के आता हूं। बालक दास जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माथुर जी से भी और भदौरिया जी से कि इस समय रोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। कौन सरकार क्या कर रही, कौन सरकार नहीं कर रही। मुझे लगता है भारत सरकार ने जितना साहसी काम किया है, दुनिया का कहीं भी किसी भी सरकार ने साहसी काम नहीं किया है। रही बात दूसरी डॉक्टरों की, मुझे लगता है कि सरकार के साथ बैठ करके समन्वय बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं नहीं आना चाहिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था दिल्ली का, और दिल्ली का वीडियो 8 साल की बच्ची, और उसको डॉक्टरों ने लिया नहीं, वो तड़प तड़प के मर रही है, और वो बेचारा रो रहा है उसका भाई, और भटक रहा है चारों तरफ, कई अस्पतालों में लेकिन लिया नहीं गया। मुझे लगता है केवल यूपी का ही नहीं देखना चाहिए, हर भदौरिया जी को और माथुर जी को दिल्ली भी देखना चाहिए, राजस्थान भी देखना चाहिए, और भी सरकारों को देखना चाहिए कि कहां पर। यहां तो योगी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से उसको डील किया है, बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, नहीं करना हर जगह। हाँ, लेकिन ऐसी घटनाएं हर जगह जो हो रही है, जो सरकार काम कर रही है, सरकारों को बैठ करके डॉक्टरों के साथ डॉक्टरों का भी मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है प्राइवेट डॉक्टरों को खोल करके अस्पतालों को, और जो मरीज है उनको देखना चाहिए, और इसका जो लॉ ऑर्डर है उसको पालन करते हुए ठीक है, करना चाहिए। ठीक। अब डॉक्टर अलीम सिद्दीकी के पास, आईना देखिए, आईना देखिए, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी के पास भी आदत डालिए। ठीक है, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को देखेंगे। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, हर स्टेट में कहीं ना कहीं चूक हो रहे हैं। दिल्ली में भी आपको याद होगा एक पुलिस के जवान को इलाज नहीं मिला था, दिल्ली में उस जवान की इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हुई। अभी भी कुछ और ऐसे केसेस हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में तो 2 हॉस्पिटल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने केस भी किया है, और बड़े हॉस्पिटल हैं दोनों। तो ये सवाल है कि क्या इसका फिर इलाज है? ये विश्वास जीतना जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, ये कैसे जीता जाएगा? देखिए, 2 तरीके से बात करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो कहना बहुत आसान है कि हमको ज़्यादा अस्पताल चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, ज़्यादा नर्सेस चाहिए, ज़्यादा मेडिकल सेंटर्स चाहिए। तो ये तो अभी तुरंत नहीं हो सकता। तुरंत ये हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग मेडिकल स्ट्रक्चर है, तो जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उसमें आप डॉक्टर को इन्वॉल्व कीजिए। अभी समस्या क्या होती है कि अचानक से ऊपर से आदेश आता है कि अब ये करना है, फिर चेंज होके कुछ और बन जाता है। तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डॉक्टर्स को कुछ तरह की इम्यूनिटी होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओपीडी खोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोल देंगे और उनके लिए थोड़ा सा काम करना आसान कर देंगे, तो ये जो मेडिकल लोड जो हटेगा, जो सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जा रही है। अब जैसे कोई बीमारी थी, अगर उसको हम इनिशियल स्टेज में ओपीडी में पकड़ के ट्रीट कर लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इमरजेंसी में चली जाए। कुछ इमरजेंसी ऐसे ही बचाई जा सकती है अगर हम उसका बेसिक इलाज पहले से ही करते रहे हों। तो आपको अपना जो मेडिकल स्ट्रक्चर है ये ऊपर से नीचे तक चेंज करना होगा। बल्कि मेरा तो एक रेवोल्यूशनरी प्रपोजल मैं कहूँगा कि जैसे कि IAS, IRS और इंडियन फॉरेन सर्विस होती, ऐसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज की एक ब्रांच चालू करनी चाहिए कि जिसमें कि जैसे जो IAS ऑफिसर हैं, अभी क्या हो रहा है, मेडिकल सेक्टर तकरीबन DM के अंडर में कंट्रोल में होता है, तो वो उस चीज़ का टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। अगर ये IMS बना दी जाए, इंडियन मेडिकल सर्विस, कि वहाँ से पॉलिसी मैटर डिसाइड हो और उसमें जो हायरार्की है उसमें डॉक्टर्स का बहुत, और मेडिकल सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सब लोग उसके लिए जो क्वालिफाई कर पाए वो करें। तो ये तो लॉन्ग टर्म मेजर हो गया कि अगर आप इस तरीके से अपना मेडिकल सेक्टर आगे बढ़ाएंगे तो वो लॉजिकल होगा। डॉक्टर कैसे काम कर पा रहा है उसके उस पर करेंगे। दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बार बार कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, ज़्यादातर जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं वो डॉक्टर नहीं चलाते हैं, वो बिजनेसमैन चलाते हैं। बिजनेसमैन जो चलाएगा वो बिजनेस मॉडल ही फॉलो करेगा। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर को बराबर रख दिया जाता है, ये इसको अलग करिए जी। डॉक्टर उसमें एक एम्प्लॉय है। ज्यादातर मेडिकल सेक्टर में आप जाए उठा के बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिख लीजिए, कुछ ही होंगे जो डॉक्टर के अंडर में है, बाकी बिजनेसमैन के अंडर में है, तो वो बिजनेस मॉडल है। तो एक ये चीज को आपको हैंडल करना होगा। दूसरा, अभी आपको ये करना चाहिए कि जितनी भी OPD हॉस्पिटल खुल रही हैं उनमें थोड़ी सी आपको लिबर्टी रहनी चाहिए। सरकार को हर स्तर पे इस चीज को इंटीग्रेट करना चाहिए कि अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पे किसी तालमेल के जरिए हो, ना कि सीधे सीधे उस पे कड़ी कार्रवाई और ये धमकी भरा जो रुख है,
ये आपको जो सौतेला व्यवहार है ये हटाना पड़ेगा। नवीन श्रीवास्तव जी, मंडल को आप सैनिटाइज नवीन श्रीवास्तव जी, लेकिन क्लिनिक को आप कहेंगे जब मंदिर खोले जा रहे हैं और कुछ गड़बड़ी हो गई, जब मस्जिद खोली जा रही है, गुरुद्वारे खोले जा रहे हैं, जब मॉल्स को ओपन करने की इजाजत 8 तारीख के बाद देने की बात कही जा रही है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ क्या दिक्कत है? क्या ये सही बात नहीं है कि वो लोग भी डरे हों? अगर ये उनके ऊपर आरोप है कि प्राइवेट क्लिनिक पैसा ज्यादा लेते हैं, लूट मचाते हैं, पैसा कमाते हैं, बावजूद इसके अगर वो अपना शटर नहीं खोल रहे, आप उसको जिसको बिजनेस कहने लगे हैं कि बिजनेस हो रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो अपना शटर खोलने के लिए तैयार नहीं है क्लिनिक का, तो इसकी कुछ तो वजह होगी। देखिए शर्मा जी, एक अभी सिद्दीकी साहब ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि निर्णय लेने में डॉक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए। ये सही बात है, अच्छी बात है, ये अच्छा प्रस्ताव उन्होंने रखा, लेकिन ये सब भविष्य की चीजें हैं। मेडिकल कॉलेजेस बढ़े, डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, सारी चीजें हैं। अभी जो तत्काल में था, देखिए अभी इस समस्या को आने के पहले अभी कुछ राज्यों में और इस तरह की समस्याएं आई। देखिए ये आपदा काल है, इसकी सामान्य काल से सामान्य परिस्थितियों से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ हमको हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे हम मरीज के रूप में हो, चाहे हम डॉक्टर के रूप में हो, चाहे निजी अस्पताल के मालिक के रूप में, हमको हर जगह थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपदा का समय है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर सब कोई ठीक से करेगा तो मुझको लगता नहीं है कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब का प्रस्ताव है कि डॉक्टर्स को, निजी चिकित्सालयों को कुछ सुविधाओं के साथ, और पहले भी राम मोहन जी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कहीं रोक नहीं थी। हाँ, ये अच्छा प्रस्ताव है कि ओपीडी को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ, जिस प्रकार से वो धार्मिक स्थलों को या अन्य चीजों को खोलने का आदेश हुआ है, निजी अस्पतालों की ओपीडी को भी खोलने का आदेश हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दबाव कम होगा। इससे मैं सहमत हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात यही है कि आपदा में सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आम आदमी भी खुद को रोक के रखता है कि वो भी कहीं परेशानी सिस्टम के लिए सरकार के सामने या अस्पतालों के सामने न बने। लेकिन जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो, जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाए, तब तो वो घर से निकलेगा, तब तो परिवार वाले इधर उधर जाएंगे। अगर उस परिस्थिति में भी इलाज नहीं मिलेगा तो फिर जिम्मेदारियां तय करने की भी जरूरत है, और खुद भी, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे अस्पताल हो, उनको भी सोचने की जरूरत है कि अगर लोगों की जान जा रही है तो फिर ये सरकारी सिस्टम या अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक आखिर किस काम के हैं, किस काम की आपकी पढ़ाई रह जाती है। ये सबको नैतिकता के आधार पर भी इस वक्त सोचने की जरूरत है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।